हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा वनडे एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम जो है क्लास 10th में साइंस चैप्टर 1 कर रहे थे। तो लास्ट टॉपिक हम जो है यहाँ से छोड़े थे, जो है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, और आपका आगे जो है आ जाएगा इसमें कैसे दर्पणों की पहचान की जाती है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, और हमारी आवाज़ को अपनी कानों तक जाने दीजिएगा, बढ़िया से सुनिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब कि क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो अलग अलग सिचुएशन में हम देखते हैं कि आखिरकार अवतल दर्पण है जब वस्तु अनंत पर होगी या फिर जब वस्तु केंद्र पर होगी। तो अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब इसमें कैसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु आपका अनंत पर होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, देखिए हम यहाँ अनंत शो कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि वस्तु कहाँ, लेकिन हम जहाँ भी वस्तु होगा उसका नाम हम रख दिए हैं ए बी। तो ए बी का जो प्रतिबिंब है, अब हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी किरण जो है, कोई भी किरण फोकस से होकर के जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और कोई किरण यदि केंद्र से होकर के जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ, उसी माध्यम से अपने वापस हो जाएगी, मतलब केंद्र से ही वापस हो जाएगी। तो दोनों जहाँ मिल रहे हैं, देखिए ए डैश बी डैश उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो ये बिंदु एफ पर ही मिल रहे हैं। तो अर्थात ये बात नोट करिएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक दोनों रियल में ही किरण जो है मिल रही है फोकस पर। वास्तविक, छोटा और क्या, उल्टा बन रहा है आपका। वास्तविक, छोटा और उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि देखिए ये जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के नीचे जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो उल्टा कहलाएगा, मुख्य अक्ष के जो ऊपर बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P मतलब ध्रुव हो गया, पोल, और C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और इनको दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिएगा फ्रेंड्स, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र में हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए पहले वो अनंत पे वस्तु थी, अब उसको हम लेकर के आए कहाँ पे, मान ले रहे हैं कि केंद्र से कुछ दूर पर है वो जो है, मतलब अनंत और केंद्र के बीच में है। तो मान ले रहे हैं कि वस्तु यहाँ पे है ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी वस्तु है। अब जब ए बी वस्तु से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर के आएगी कि नहीं। देखिए यहाँ से गई, यहाँ पे आ रही, मेरा पेन देखिएगा, पेन का इशारा जो है और हमारी आवाज़, हाँ, और जो है वीडियो को देखते रहिए। तो इसमें जब एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती है, और यहीं से अगर कोई किरण जो है केंद्र से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, अर्थात कहाँ मिल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अर्थात जब वस्तु केंद्र से दूर हो और अनंत के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, और सेंटर तथा फोकस के बीच में बनेगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैं लिखा नहीं हूँ जो है, इसीलिए बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर जब होगी वस्तु तो क्या, वस्तु मान ले रहे हैं कि ए बी वस्तु यहीं केंद्र पर है। तो जब यहाँ से कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो फोकस से होकर के जाएगी, और कोई किरण जब फोकस से होकर के जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दोनों प्रतिबिंब देखिए, दोनों किरण कहाँ मिल रहे हैं, दोनों किरण जो है आपका सी पे ही मिल रहे हैं। तो आपका जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये आपका सी पे ही मिल जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, वस्तु के बराबर देखिए बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, इसमें अगला सिचुएशन हम देख लेते हैं। अगला सिचुएशन हमारा है कि कंडीशन क्या है कि जब वस्तु हम कहाँ रखते हैं, जब वस्तु हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, हम वस्तु को सेंटर तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो
इधर से कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर गई तो वो फोकस से होकर के आएगी, और कोई किरण यदि फोकस से होकर के जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब जो ए डैश बी डैश है वो यहाँ बन रहा है। तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, दोनों में रियल में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक हो रही हैं, उल्टी हो रही हैं जो कि मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टी हो रही हैं और वस्तु से बड़ी बन रही हैं। देखिए वस्तु से बड़ी बन रही हैं प्रतिबिंब। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कंडीशन देखिएगा। अगले कंडीशन में आ जाते हैं हम जो है, जब वस्तु जो है फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। देखिए यहाँ पे ए बी वस्तु हम फोकस पर रख दे रहे हैं, तो फोकस से होकर इधर से मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस से होकर के जाती हैं। हाँ, तो फोकस से होकर गई और जो केंद्र से जाएंगी वो केंद्र से ही लौट जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इधर गई केंद्र से होकर के जा रही है, ये इसका मतलब है कि ये अनंत पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा इसमें अगला कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। तो इसमें देखिए हमने वस्तु को फोकस तथा ध्रुव मतलब पोल के बीच में रख दिया है। तो वस्तु जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, फोकस से होकर के जा रही है, और जब केंद्र से होकर के जाएगी तो वो उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। लेकिन हम जब इसको पीछे पीछे भगा के थोड़ा देखते हैं पीछे, तो दोनों किरणें मिलती हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ए डैश बी डैश यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे आप कि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। सीधा आभासी क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें रियल में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो रियल में नहीं मिल रही हैं, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और यहाँ पे वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। यही एक कंडीशन है अवतल दर्पण में, जबकि वस्तु आभासी बनता है और नहीं तो सब में रियल में वास्तविक रूप से बनते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम आप लोगों के लिए ये देखिए अवतल दर्पण के उपयोग लाए हैं। अवतल दर्पण के क्या लाए हैं? उपयोग। देखिए इसमें हम लिखे नहीं हैं लेकिन हम बोल दे रहे हैं, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कि आप दाढ़ी बनाने जाते हैं, दाढ़ी जब बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो दर्पण का उपयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो आपका होना चाहिए वो आपका बड़े द्वारक का और बड़ी फोकस दूरी का होना चाहिए। क्या फ्रेंड्स, फिर से सुनिए, अवतल दर्पण जो दाढ़ी बनाने वाला होना चाहिए वो बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में रखते हैं, देखिए यही कंडीशन अभी हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे, जब वस्तु हम फोकस तथा पोल के बीच में रखेंगे तो वहाँ पे प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया। और दूसरे नंबर में जो डॉक्टर होते हैं जो दांत, नाक, कान का जो इलाज करते हैं जो है, तो उनको भी अवतल दर्पण का प्रयोग वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो इसलिए वो भी डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और एक चीज़ जानते हैं, अवतल दर्पण जो है वो अभिसारी होता है, अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अवतल दर्पण अभिसारी होता है अर्थात सारे प्रकाश को एक जगह वो फोकस भी कर सकता है। इसीलिए कभी काल जो है हम जब लाइट चलाते हैं तो लाइट के आगे अवतल दर्पण लगा देंगे। अवतल दर्पण लगाने से क्या होगा कि जितनी भी प्रकाश आएगी सब जो है एक जगह, एक बिंदु पे फोकस पे, मतलब कि एक बिंदु पे कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि ये अभिसारी होते हैं और उत्तल दर्पण जो है वो अपसारी होते हैं। ठीक है, अपसारी मतलब वो फैलाते हैं किरणों को, और अभिसारी मतलब किरणों को एक जगह स्टोर कर देंगे, मोड़ देंगे जो है। ठीक है, और चौथे नंबर में आप हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो इंजन, रेल इंजनों, स्टीमरों आदि इत्यादि में करते हैं, और इसमें जो है फोकस पर वस्तु को हम रखते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। अगला देखेंगे हम जो है क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा एक चीज़ नोट करिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा। ध्यान से सुनिए, हमेशा आभासी बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। इसमें से 2 कंडीशन होते हैं, जैसे अभी हम अवतल दर्पण में पढ़े थे। अवतल दर्पण में टोटल लगभग 6 कंडीशन थे। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में है सिर्फ 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जब वस्तु हम अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा तो फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी काल क्वेश्चन ये होता है कि प्रकृति, स्थिति और आकृति, आकृति मतलब छोटा बड़ा होता है,
स्थिति मतलब किस जगह बन रहा है। अप्रकृत का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप से बन रहा है कि आभासी रूप से बन रहा है। ठीक है, हमारी आवाज़ को आप सुनिए ध्यान से, यही काम करेगा आपको। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा अनंत पर जब होगी तो फोकस पर बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अब जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में है, ये देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में ये पोल है, ये सी है, आपको आगे पिछली वीडियो हम पढ़ा चुके हैं उत्तल दर्पण सब कुछ आप वाकिफ हैं उससे। तो फोकस और अनंत के बीच में जब फ्रेंड्स होगा वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब है हमेशा फोकस तथा पोल के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस तथा पोल के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और आभासी बनेगा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में फ्रेंड्स। ठीक है, इसको बस दो ही कंडीशन इसमें होते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग मतलब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या उत्तल दर्पण का हम लिखे नहीं है लेकिन बोल रहे हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का सर्वप्रथम उपयोग जो है, ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण का जैसे मान रहे हैं कहीं कोई लाइट जल रही है। ठीक है, लाइट अगर जल रही है तो हम उस लाइट को कहीं फैलाना चाहते हैं, मान रहे हैं कि एक ही जगह लाइट आ रही है, हम उसको फैलाना चाहते हैं तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कर देते हैं। चूँकि उत्तल दर्पण करता क्या है, प्रकाश की किरणों को अपसारी कर देता है। मतलब अपसारी मतलब होता है फैला देना, अपसारी मतलब होता है फैला देना और अभिसारी मतलब होता है एक जगह मोड़ देना, सब सारी किरणों को एक जगह मोड़ देना। तो वो अवतल में कंडीशन होते हैं और ये उत्तल में क्या होता है, अपसारी का मतलब है किरणों को फैला देता है। तो इसीलिए रोड लाइटों और जो है कहीं पे रोड में जो जब लाइटें जलती हैं तो वहाँ पे जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है बल्ब के सामने, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण किस लिए होता है? क्योंकि वो लाइट को जो है फैला दे, है ना, काफ़ी बड़े एरिया में जो है फैला दे। ठीक है, और जो है फिर दूसरे नंबर पे ये आता है कि आप ज़रूर मोटरसाइकिल या फिर कार कहीं मतलब चलाते ज़रूर होंगे, तो जो साइड में जो ग्लास लगी होती है, जो साइड में जो है आपका मिरर लगा होता है, वो एक्चुअली में चेहरा देखने के लिए नहीं लगा होता है। चेहरा देखने के लिए नहीं लगा होता है तो क्या होता है, वो साइड में आ रही बसों को, ट्रकों को, कोई भी साधन आ रहा है तो उसको जो है, कोई भी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए वो लगा होता है। तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। अब आप कहेंगे उत्तल दर्पण क्यों होता है? चूँकि उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा कहीं भी वस्तु रहेगी, चाहे वो बहुत दूर है, अनंत पर हो, मतलब कितना भी दूर रहेगा, वस्तु हमेशा छोटा बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा बनता है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि उस ग्लास में जो है इतनी बड़ी ट्रक होती है, इतनी बड़ी बस होती है, पीछे से आ रही होती है, उसका भी प्रतिबिंब बहुत छोटे में जो है हमको दिखाई देता है। तो ये आप एकदम कान खोल करके सुन ले, वो दर्पण जो है आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से एकदम। तो ये इतनी हमारी सारी बातें हो गई। अब देखिए इसमें हम आते हैं, अगला टॉपिक करते हैं, दर्पण की पहचान करना। भाई अगर हमको कहा जाए कि दर्पण की पहचान करो आप, ठीक है, तो हम दर्पण की पहचान अपनी कैसे करेंगे? मेरे पास तो कोई ना कोई संसाधन या फिर मतलब कुछ न कुछ हम मतलब जानते रहेंगे तभी ना दर्पण की पहचान करेंगे। तो हम दर्पण की पहचान जो है दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्पर्श करके, एक क्या करके फ्रेंड्स, स्पर्श करके हम दर्पण की पहचान करके। अब स्पर्श करने, अगर हम स्पर्श करके दर्पण की पहचान कर रहे हैं तो हमेशा हम छोटी वक्रता त्रिज्या वाले, जो छोटी वक्रता त्रिज्या वाले मतलब छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की पहचान कर सकते हैं। अब इसकी पहचान करने के लिए कैसे? स्पर्श करने का मतलब है टच करके। ठीक है, अब देखिए जैसे मान ले रहे हैं कि ये प्लेन मिरर है आपका, ये क्या है? प्लेन मिरर है ना, ये क्या है आपका? प्लेन मिरर है, अर्थात समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण का जो परावर्तक तल होगा उसके पास हम एकदम जो है एक छड़ लाएंगे, हाँ एक छड़ लाएंगे और उसी से उसको चिपका देंगे। ठीक है, उसी से उसको टच कराएंगे। यदि समतल दर्पण मतलब वो जो छड़ है वो समतल दर्पण के पूरे भाग को जो है स्पर्श करे, इसका मतलब है हर जगह अगर हर बिंदु पर वो जो है स्पर्श करे तो इसका मतलब है वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब देखिए कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उत्तल दर्पण। ये देखिए फिगर किसका है? उत्तल दर्पण का है। तो यहाँ पे अगर हम परावर्तक तल के पास मतलब उस छड़ को लाते हैं, यदि बीच में टच कर जाए, ध्यान दीजिए, यदि बीच में टच कर जाए और किनारे पर खाली रहे, बीच में टच कर जाए और किनारे पर टच ना करे तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर।
अब देखिए अवतल दर्पण में ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये छड़ है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये छड़ है, क्या है फ्रेंड्स, छड़ है, ठीक है, छड़ है ये। तो कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होगा, मतलब प्रतिबिंब नहीं सॉरी, इसमें जब छड़ लाएंगे, उसको टच कराएंगे परावर्तक तल के पास में, अगर किनारे किनारे पर, देखिए यहाँ किनारे किनारे पर अगर स्पर्श कर ले और बीच में खाली रहे, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये था कि आप स्पर्श करके किसी भी दर्पण को आप पहचान सकते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो प्रतिबिंब को देख करके हम दर्पण की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, इसमें हमेशा जो है, इसमें समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण अगर होगा तो हर कंडीशन पे, हर सिचुएशन पे, यहाँ पे कहीं भी वस्तु रहेगी तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और क्या, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जबकि अवतल दर्पण में जो हमारी पहचान होती है, अवतल दर्पण में जो हमारी पहचान होगी, यदि अवतल दर्पण है तो हम वस्तु को दर्पण के पास ले आएंगे, तब प्रतिबिंब हमारा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और जैसे ही दर्पण के दर्पण के थोड़ा दूर ले जाएंगे, तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा बने, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, यही काम करेगा आपके एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्जामिनेशन में, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की पहचान हमारा हम कैसे करेंगे, उत्तल दर्पण में एक चीज़ तो फिक्स है भाई, क्या कि कहीं भी हम वस्तु को रख देंगे, अगर अनंत पर है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, लेकिन अगर सेंटर और अनंत के बीच में है प्रतिबिंब तो उसका सेंटर और अनंत के बीच में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस तथा पोल के बीच में बनेगा, अर्थात ध्रुव तथा फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण में आभासी, छोटा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज का टॉपिक बस यहीं तक, और अगली जो हमारी क्लास होगी क्लास 10th के लिए, वो आपका रेखीय आवर्धन से लिया रहेगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन से हम जो है चैप्टर को शुरू करेंगे, जो है फिर से बस 2-3 पार्ट में जो है इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। तो बस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। देखिए मेरे पास कम समय में हम ज़्यादा जो है आउटपुट देने का काम करते हैं, तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें हम पूरी लिखे नहीं हैं, क्योंकि आपको हमारी आवाज़ अच्छी तरीके से तो सुनाई दे रही है, तो इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आप भी सुन करके ही याद करिएगा, ना कि लिखिएगा। आप नोट्स में जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आपको समझ में आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम जो है इसको वीडियो को देखने के लिए आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप बना करके 1-2 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हों या तो एकेडमिक या तो हाई स्कूल में जो बच्चे होंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, ये आपका काम है, ठीक है। और वीडियो को अपलोड करना, मतलब कंटेंट तैयार करना, और क्या देना है क्या नहीं देना है वो हमारा काम है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।